हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर मैं तुम्हारे सामने हूँ। तिवारी ट्यूटोरियल्स में तुम सबका स्वागत है। हम लोग लर्न फिजिक्स एट होम सीरीज में 3 वीडियोस बनाए हैं। इसके फर्स्ट में कूलॉम्स लॉ था, इलेक्ट्रिक चार्ज था। सेकेंड में इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल्स था। थर्ड वीडियोज में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा और अब हम लोग कूलॉम्स लॉ से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। बच्चों, यह ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल्स के लिए जिस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाने जा रहे हैं उसका डेफिनेशन और फॉर्मूला कंप्लीट तरह से समझ में आया हुआ होना चाहिए और याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स इज द एप्लीकेशन ऑफ थियरी। तो जब तक थियरी समझ में नहीं आएगा, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा, तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। यह पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कि न्यूमेरिकल्स आर इनफाइनाइट। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे इनफाइनाइट हो सकते हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है। अगर हम लोग यह कहें कि अब न्यूमेरिकल्स इसका सब बना लिए तो यह समझना संभव नहीं है, यह सही नहीं है। तो यह जो कूलॉम्स लॉ है, इससे जो कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं उसको बनाने से पहले एक बार फिर से हम लोग उस फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने इससे पढ़ा हुआ है। फर्स्ट में हम लोग इसका फॉर्मूला या हम कहा था कि कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges स्टैटिक पॉइंट शब्द जोड़ दें, स्टैटिक पॉइंट चार्जेज इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम। यह कंडीशन है। दो चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज हैं, स्टैटिक मीन्स नॉट मूविंग, फ्री स्पेस में है या वैक्यूम में है या एयर में है। तो इनके बीच अगर कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। अगर हम लोग उसको F से डिनोट करें तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें 1/4πε0 को हम लोगों ने कहा कि यह कूलम्ब्स कांस्टेंट है। SI यूनिट में इसका वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इसको ध्यान रखना है, जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो 1/4πε0 के लिए इसको यह वैल्यू पुट करेंगे। न्यूमेरिकल्स में मैंने यह देखा है अपने पढ़ाने के क्रम में कि प्रायः विद्यार्थी इस वैल्यू को 1 अपॉन करके लिख देते हैं और वह गलत है। ऐसा नहीं होगा। 1/4πε0 9 × 10⁹ होगा। और जैसा कि जानते हो, हम लोग थ्योरी में पढ़े भी हैं कि ε0 को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस
इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 8.85 10 पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2। तीसरे वीडियोस में हम लोगों ने जो कूलम्ब्स लॉ के पढ़ा था उसमें इसका डिटेल्स भी लिखा हुआ है, इसका यूनिट भी लिखे हैं, इसका डायमेंशन भी लिखे हैं। तो यह फर्स्ट फॉर्मूला जिसका हम लोग यूज करते हैं, वाइडली यूज करते हैं, कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम और इन एयर। अगर ऐसा है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। सेकेंड जो हम लोगों का फॉर्मूला यूज करेंगे वह है पॉइंट चार्जेज या कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज in a medium means other than air or free space or vacuum। मीडियम वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हवा या फ्री स्पेस या वैक्यूम को छोड़ के। तो अगर टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज आर सिचुएटेड या लोकेटेड इन ए मीडियम, then force between them will be 1 upon F is equal to, यहाँ m कर देते हैं फॉर मीडियम, एफ एम फोर्स इन ए मीडियम 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और जैसा कि यहाँ समझ सकते हो, अगर 1 अपॉन एप्सिलॉन r नहीं होता तो यह f होता। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि f अपॉन एप्सिलॉन r। यहाँ ध्यान देना यह है कि इस फॉर्मूला में हम लोगों ने एप्सिलॉन 0 के साथ साथ एप्सिलॉन r रखा। अब इससे अगर न्यूमेरिकल्स होगा जिसमें इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसमें एप्सिलॉन r का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए न्यूमेरिकल में, तो वह फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर है। अगर मीडियम का न्यूमेरिकल में मेंशन होगा तो एप्सिलॉन r या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और उस कंडीशन में हम लोग सेकंड फार्मूला का यूज करेंगे। एक और कंपेयर हम लोग कर सकते हैं कि अगर फोर्सेज इन फ्री स्पेस दिया हुआ हो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन फ्री स्पेस दिया हुआ हो, और एप्सिलॉन r या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ हो, तो हम लोग इस दोनों फार्मूला का यूज करके मीडियम में फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग यह कहेंगे कि वेयर एप्सिलॉन r is equal to a relative permittivity, और इसी को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंबल की ऑफ द मीडियम या ऑफ ए मीडियम। और जैसा कि समझ सकते हो कि फोर्स इन ए मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देयरफॉर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू फोर्स इन एयर और वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो इस ये जो दो बेसिक फार्मूलाज हैं,
इनका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल्स में जैसा कि मैंने कहा, डेफिनेशन याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से बनेंगे। हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे कि न्यूमेरिकल्स में कम समय में हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाएं और एक्सप्लेनेशन क्लियर हो, ताकि समझ में आए और तुम्हारा एमबी भी कम खर्च हो। बच्चों, यह हम लोगों का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको देख सकते हो। इसके दो पार्ट है, मैं दो न्यूमेरिकल्स हैं एक तरह से। ए में है, देखो, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस of 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। यह फर्स्ट पार्ट है न्यूमेरिकल का। सेकेंड में कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स इफ दिस टू चार्जेज आर प्लेस्ड इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस। हम लोग दो फार्मूला लिखे थे, एक एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, दूसरे मीडियम के लिए। इस न्यूमेरिकल में दोनों का यूज करेंगे। हम लोग फर्स्ट देखते हैं ए में। इस फिगर को देखो, हम लोग मान लेते हैं कि यह फर्स्ट स्फीयर है ए या सेकेंड स्फीयर है बी। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर। यह ध्यान रखना है कि हम लोग हमेशा ऐसा यूनिट का ही यूज करेंगे। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। यह 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर होगा और 3 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर होगा। यह डिस्टेंस हो गया ए से बी तक। अब फर्स्ट स्फीयर पर जो चार्ज है क्यू ए, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। और सेकेंड स्फीयर पर जो चार्ज है क्यू बी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। और जैसा कि देख सकते हो, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इनके बीच रिपल्सन होगा। और यह जो रिपल्सन वाला फोर्स होगा, इसको हम लोग इस तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं, समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला भी इसमें यूज करेंगे एयर वाला। नाउ फोर्स या कूलम फोर्स लिखें। कूलम फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 के बदले QA, Q2 के बदले QB अपॉन R स्क्वायर। अब इसको देखो, आगे बढ़ाते हैं। यह हो गया F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। QA के लिए 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, QB के लिए 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 और R 3 इंटू 10 पावर माइनस 1 है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 3 स्क्वायर 9 होगा और 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 2 होगा। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, या जानते हो। अब जैसा कि समझ सकते हो, यह 9 से 9 कट गया, कैंसिल हो गया। तो इसमें अगर हम लोग F कैलकुलेट करते हैं तो पहले मल्टीपल ऑफ 10, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, देन पावर ऑफ 10। जैसा कि समझ सकते हो, यह 10 पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यह प्लस हो जाएगा तो 10 पावर 9 पहले से है, यह प्लस 2 और ऊपर जाएगा तो ऐड होगा, तो 10 पावर 11 हो गया। और यह 10 पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 7
तो 10⁻14। तो यह जो एफ हम लोगों को मिला वह एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यह फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब एक और चीज इसमें हम लोग समझ लें कि यह जो फोर्स हुआ ए पर बी द्वारा अप्लाइड और बी पर ए द्वारा अप्लाइड, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाई ए और फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी, और यह दोनों यही होगा एफ बी ए, फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाई ए और फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी। तो यह जो फोर्स दोनों होंगे इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन उल्टा होगा, अपोजिट होगा। यह देख सकते हो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इसमें यह दो स्फीयर्स थे, या चार्ज हुआ फर्स्ट पर या चार्ज हुआ सेकेंड पर, या डिस्टेंस हो गया, कूलम्ब्स लॉ का हम लोगों ने यूज किया और इसका मान मिला। अब इसमें जो सेकेंड है वह यह कह रहा है कि अगर ये दोनों स्फीयर पानी में रख दिए जाएं तो फोर्स कितना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को यह समझना है कि पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। इसको याद रखना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर सिंबल होगा K इज इक्वल टू 80, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसका ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा। लेट फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में लिखे थे कि नाउ एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन के। फोर्स इन एयर 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 80। यहाँ यह समझ सकते हो कि वाटर में फोर्स का मान घट जाएगा। यह हो जाएगा 6/8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। अब यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, तो एफ डब्ल्यू हो गया, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। इसको डिवाइड कर सकते हो, बहुत इजी है। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। फर्स्ट में एयर था तो हम लोगों ने यह फोर्स का मान निकाला। अब उन्हीं दो स्फीयर्स को रखा गया है वाटर में, डिस्टेंस नहीं बदला, तो डिस्टेंस नहीं बदला तो उसके लिए हम लोगों ने यह फॉर्मूला लिखा। अब मान लो कि डिस्टेंस बदल जाता तो क्या होता। तो डिस्टेंस अगर बदल जाता तो हम लोग यह यूज करते एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 की QB अपॉन R डैश इसका स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बदल जाता तो, अगर चार्ज बदल जाता तो दोनों का वैल्यू बदल देते हैं, लेकिन यहाँ डिस्टेंस नहीं बदला है इसलिए हम लोगों ने इस फार्मूला का यूज किया है। इसको ध्यान रखना है। डिस्टेंस नहीं बदला, चार्ज नहीं बदला, बस मीडियम बदल गया, तो उस कंडीशन में इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर चार्ज बदल जाए या मीडियम बदल जाए तो इसका यूज करेंगे की के बदले εr
या इप्सिलॉन आर के बदले के का यूज कर सकते हैं। इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है और यह डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, दोनों सेम है। तो यह हम लोगों का फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब सेकंड बच्चों, यह दूसरा क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ का। देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। यहाँ पर चार्ज, फर्स्ट चार्ज दिया हुआ है, सेकेंड चार्ज दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट में निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। इसमें डिस्टेंस r निकालना है। क्यू ए का मान दिया हुआ है, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर। क्यू बी का मान दिया हुआ है, चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर। फोर्स बिटवीन देम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकालना है। और सेकेंड में बताना यह है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि एफ बी ए इज इक्वल टू व्हाट, वाइल एफ ए बी इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। ये तो बहुत इजी है। जितना फोर्स फर्स्ट स्फीयर पर लगेगा उतना ही फोर्स सेकेंड स्फीयर पर लगेगा। क्वेश्चन भी आसान है। देखो, क्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो जानते हो 10⁻⁻6 को माइक्रो कहा जाता है। तो इसको हम लोग 4 × 10⁻⁻7 कूलम्ब कह सकते हैं। सिमिलरली क्यू बी इज इक्वल टू 0.8 माइक्रोकूलम्ब एंड इट विल इक्वल टू 8 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। और एफ इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। इसको हम लोग कह सकते हैं 2 × 10⁻⁻1 न्यूटन। अब हम लोग क्या कहें, नाउ एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ है यह। तो इसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट कर दें, या एक और काम कर सकते हैं कि आर स्क्वायर को एफ की जगह रखें। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन एफ। अब जैसा कि जानते हो आर स्क्वायर या 9 × 10⁻9 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10⁻9। क्यू ए का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻7। क्यू बी का वैल्यू है 8 × 10⁻⁻7 और एफ का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻1। तो इसमें हम लोग इस 2 और 8 को कैंसिल कर सकते हैं, 4 बचेगा। अब इसमें न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखो, दो टर्म होते हैं, एक मल्टीपल ऑफ 10 और दूसरा पावर ऑफ 10। जैसे 9 इज मल्टीपल ऑफ 10, 4 इज मल्टीपल ऑफ 10, 4 इज मल्टीपल ऑफ 10 एंड दीज आर द पावर्स ऑफ 10। तो हम लोग इसको अलग अलग कलेक्ट करते हैं। यह हो जाएगा 9 × 4 × 4 या मल्टीपल ऑफ 10। पावर ऑफ 10 हो गया या ऊपर जाके प्लस होगा तो 10 पावर 10 × 10⁻⁻14, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7, 10⁻⁻14, 10⁻- ऊपर जाके प्लस हो गया -1। तो यह बचा 9 × 4 × 4 × 10⁻⁻4।
अब अगर हम लोग r का वैल्यू निकालें तो इसको रूट के अंदर रखें, या 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब जैसा कि समझ सकते हो 9 का रूट 3, 2 4 है, 4 है तो एक बाहर निकल गया, और 10⁻⁻⁴ का रूट 10⁻⁻2 मीटर। Therefore r is equal to 12 into 10⁻⁻2 मीटर, और r is equal to 12 सेंटीमीटर। यह डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स जो न्यूमेरिकल समूहों को मिला हुआ है उसके अनुसार जो दो स्फीयर बनाए गए हैं उनके बीच का डिस्टेंस यह हुआ। रूट के अंदर 10 का पावर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि रूट के अंदर 10 का पावर हमेशा इवन होना चाहिए, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। तो उस कंडीशन में पावर को आधा कर देंगे तो रूट हो जाएगा। इसके दो कारण हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁻2, या रूट के अंदर होगा तो एक 10⁻2 बाहर हो गया, या इसको लिख सकते हैं 10⁻2 होल पावर 2 और रूट ओवर। लेकिन अगर यहाँ पे 5 हो तो प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग यह प्रयास करेंगे न्यूमेरिकल में कि रूट के अंदर 10 का पावर हमेशा इवन नंबर हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, ऑड नंबर नहीं हो, 3 हो, 5 नहीं हो। इस तरह से प्लस या माइनस से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए 10⁻⁻4 का रूट 10⁻⁻2 हुआ। यह इजी न्यूमेरिकल है। यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं कि यह फर्स्ट स्फीयर का चार्ज है या सेकेंड स्फीयर का चार्ज है, दोनों के बीच लगने वाला यह फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ का हम लोगों ने यूज किया और दोनों स्फीयर्स के बीच डिस्टेंस का मान निकाला। अब जैसा कि सेकेंड नंबर इसका न्यूमेरिकल है बी में, बहुत ही आसान है। हम लोग यह कह सकते हैं बी के लिए, हियर force applied on A due to B is equal to force applied on B due to A। ए और बी दोनों स्फीयर्स हैं। यहाँ चित्र से भी देख सकते हो, बहुत आसान है। देयरफॉर इफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, और यह 0.2 न्यूटन होगा। बच्चों यह दूसरा न्यूमेरिकल है। इसमें एक और चीज समझ लें कि बहुत सारी किताबें हैं 12 के लिए। एनसीईआरटी हम लोगों का स्टैंडर्ड बुक है जिसको टेक्स्ट बुक कहते हैं, या हम लोग न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बुक से ही बना रहे हैं, और इसके अलावे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जो बुक में नहीं है। तो यह क्वेश्चन 2 सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आशा है इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको बनाएं, समझें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। बच्चों कूलम्ब्स लॉ से संबंधित एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन g is dimensionless. Determine the value of this ratio and what does the ratio signify. अब इसमें हम लोग समझ सकते हैं इसको कि कूलम्ब्स कांस्टेंट है। कूलम्ब्स कांस्टेंट ही क्यों है? क्योंकि यह चार्ज से जुड़ा हुआ है। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट का यह वैल्यू है, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़े भी हैं। ई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी होता है।
तो E का वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जानते भी हो। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। Me मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यह होता है, और Mp मास ऑफ प्रोटॉन। बच्चों हम लोगों को यह बताना है कि इस जो एक्सप्रेशन या जो रेशियो है इसका डायमेंशन नहीं होगा या डायमेंशन लेस होगा, इट विल बी जस्ट ए नंबर। तो इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो यह कि जितना भी टर्म है कूलम्स कांस्टेंट, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, सबका अलग अलग डायमेंशन लिखें और उस डायमेंशन को सॉल्व करें, या रेशियो 1 हो जाएगा। दूसरा जो आसान तरीका यह है कि इस रेशियो में डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। इस रेशियो में डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यह कूलम फोर्स हो जाएगा, यह ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। अब फोर्स अपॉन फोर्स सेम रेशियो, डायमेंशन लेस। तो इसमें हम लोग यह कहेंगे, देखो कि नाउ कि ई स्क्वायर, इसको हम लोगों ने आर स्क्वायर से डिवाइड किया, इज इक्वल टू जी एम ई एम पी, इसको भी आर स्क्वायर से डिवाइड किया। तो यह जो रेशियो हो गया, अब यह हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अपॉन gravitational force between electron and proton, तो यह एफ ई हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स, या इफ जी हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर हम लोग डायमेंशन लिखें तो दोनों तो फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों फोर्स है और इनके डायमेंशन सेम होंगे, एम एल टी पावर -2 और वही डायमेंशन एम एल टी पावर -2। सेम डायमेंशन इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, सेम डायमेंशन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है दोनों में, बाकी सब इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। तो यह डायमेंशन लेस हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, यानी कि द रेशियो इज डायमेंशन लेस। यह सबसे आसान तरीका है बनाने का भी और समझने का भी। हम लोगों ने इस रेशियो में आर स्क्वायर से डिवाइड किया, इससे भी आर स्क्वायर से डिवाइड किया, मैथमेटिकली यह सही है। ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और नीचे वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, दोनों फोर्स हो गए, फोर्स का डायमेंशन सेम हुआ, डायमेंशन लेस हो गया। तो यह हम लोगों का यह पार्ट हुआ, चेक दैट द रेशियो इज डायमेंशन लेस। दूसरा जो तरीका मैंने बताया उसका भी यूज कर सकते हो। इसमें k का डायमेंशन लिखें, E जो चार्ज है उसका डायमेंशन लिखें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिखें, फिर मास का डायमेंशन लिखें, वह भी कैंसिल होकर 1 ही आएगा। तो अब हम लोग सेकेंड इसका पार्ट यूज करते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इसको हम लोग देखते हैं। देखो नाउ कि ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले में सबका वैल्यू लिखे हैं, यह 9 इंटू 10 पावर 9 और यह हो जाएगा 1.6 10 पावर -19 इसका स्क्वायर
और यह नीचे होगा G6.67 10⁻11 Me mass of electron 9.1 10⁻31 और यह MP 1.67 और 10⁻27। और जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं यह डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस है तो यह यूनिट लेस भी होगा, जस्ट नंबर होगा। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूमेरिकल में पावर ऑफ 10 और मल्टीपल ऑफ 10 को अलग अलग कर लेना चाहिए। तो यह 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 यह 2 बार होगा, और नीचे हो जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, यह हो गया मल्टीपल ऑफ 10। और पावर ऑफ 10 में देखो यह 10⁻9 और यह 10⁻−38 और यह 10⁻−11 10⁻−31 इंटू 10⁻−27। बच्चों अब इसको निकालने का प्रयास करना, इसको सॉल्व करो घर पे। या सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 23.04 अपॉन 101.36 और 10⁻40। यह पावर माइनस है, ऊपर जाके प्लस होगा, और यह हो जाएगा 0.227 इंटू 10⁻40। इसको हम लोग कह सकते हैं 2.27 इंटू 10⁻39 और अप्रॉक्स इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻39। यह इसका ए पार्ट है, यानी कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस न्यूमेरिकल वाले सेक्शन को जरूर सॉल्व करो, चेक करो कि यह सही है कि नहीं है। अब जो इसका बी पार्ट में यह कहता है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, इस रेशियो का क्या मतलब हुआ, तो इसको हम लोगों ने लिखा है एफ ई और एफ जी, और इसका रेशियो आया 2.3 इंटू 10⁻39 अप्रॉक्स 10⁻39 कह सकते हैं। तो इस रेशियो का मतलब हुआ कि एफ ई इज इक्वल टू 10⁻39 इंटू एफ जी। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब यह कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। कौन स्ट्रॉन्ग है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है 10⁻39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत फेमस क्वेश्चन है। हम लोगों ने इस रेशियो को डायमेंशन लेस सिद्ध किया, फिर इसका वैल्यू निकाला, और फिर यह बताया कि इस रेशियो का मतलब क्या है। जैसा कि यहाँ देख सकते हो, इस रेशियो का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उन्हीं के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। तो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने बनाया। यह चौथा न्यूमेरिकल्स है, इसको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इसको बनाओ और चेक करो कि बना सकते हो कि नहीं, कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसको बनाने से पहले कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ईयर में हो तो क्या करें, मीडियम में हो तो क्या करें, किसका वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें 2 कॉपर स्फीयर्स हैं
और दोनों पर चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। फर्स्ट स्फीयर पर भी यही चार्ज है, सेकेंड स्फीयर पर भी यही चार्ज है। तो अगर स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा? बहुत आसान, 2 स्फीयर्स, इनके दोनों पर चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। पहले पर भी दूसरे पर भी यही है, डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, फोर्स निकालना है, निकाल सकते हो, बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन यह है कि यदि स्फीयर पर जो चार्ज है, चार्ज ऑन स्फीयर, इसको डबल कर दें और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी डबल कर दें तो फोर्स कितना होगा? अगर चार्ज को डबल कर दें और डिस्टेंस भी डबल कर दें तो फोर्स कितना होगा? इस तरह का न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव में भी आता है, चार्ज डबल हो गया, डिस्टेंस आधा हो गया, या चार्ज आधा हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया। तो इसको बनाना, आंसर इसका कमेंट करके बताना, यह बहुत ही आसान है, यह बनना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग इसको फिर से देखेंगे, फिर से मिलेंगे। थैंक यू।